नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि सर नेट जेआरएफ का बैच आप कब तक शुरू कर रहे हो। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेट जेआरएफ के लिए जो बैच था वो अपना बैच जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर तक वो बैच शुरू हो जाएगा। अभी उसके पूरे के पूरे कंटेंट पे काम चल रहा है। और जो दिसंबर 2024 का पेपर होना है, दिसंबर 2024 का, उस पेपर के लिए साथियों हम लोगों ने तय किया है कि जो 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम का जो पीवाईक्यूज हैं उनको डिटेल में डिस्कशन किया जाए और उनको यूनिट वाइज डिस्कस किया जाए। तो इसी कड़ी में आज अपन ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लेके आए हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेट जेआरएफ के जो विद्यार्थी जानना चाह रहे थे कि सर कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से मैटर पढ़ें, तो इसके लिए डिटेल वीडियो आगामी 1-2 दिन में हम लेकर आ रहे हैं। उसमें आपको बता देंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, पूरा का पूरा अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अपना आप यूट्यूब के ऊपर लगातार नेट जेआरएफ के जो पीवाईक्यूज का जो ये पूरा का पूरा सेशन है वो चलता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ साथियों, हमारा जो आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर को लेकर जो बैच है वो जल्दी शुरू होने वाला है। और इसके साथ साथ लेब असिस्टेंट का भी जो भूगोल विषय से जो 12वीं पास करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, उसको लेकर भी हमारा बैच शुरू होने वाला है। और जो एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारी अभी डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें विद्यार्थी लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत उत्सुक है उसको लेकर, क्योंकि रोज़ाना आपको टारगेट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है, सब्जेक्टिव पेपर भी होता है। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में अगर निरंतर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप उसमें इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लगातार विद्यार्थी जुड़ भी रहे हैं। और आपके अगर साथी सहयोगी भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के लिए तैयारी कर रहा है तो हमारे डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम से जुड़िए। बहुत शानदार प्रोग्राम है, पूरी हमारी मेहनत जो टीम है वो मेहनत कर रही है, उसमें शानदार अपने को प्रतिफल मिलने वाला है। ये हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी जल्दी बैच आ रहा है, साथ में लेब असिस्टेंट भूगोल के लिए भी जल्दी बैच शुरू हो जाएगा। जो नेट जेआरएफ का जो मैं आपको बात कर रहा था उसमें क्या है, दिसंबर 2024 के लिए बहुत कम समय बचा है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दी में किसी विद्यार्थी को गुमराह किया जाए, क्योंकि 2 पैसे हम जानते हैं। जब हम गांव से निकले थे, शहरों तक पहुंचे थे, जब हमारे पास पैसों की कमी थी कि किस तरह से पैसे का सदुपयोग किया जाए, तो उस पैसे की कीमत, उस मेहनत की कमाई की जो पीछे की अहमियत हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी विद्यार्थी का पैसा बर्बाद हो, उसको ये लगे कि नहीं हमने इतना पैसा लगाया और उसके बजाय हमें कुछ मिला भी नहीं। तो हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में जून 2025 को लेकर नेट जेआरएफ का बैच शुरू करेंगे। और उसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश बैच होगा, पूरा कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, पूरे के पूरे टॉपिक करवाए जाएंगे। क्योंकि कई बार विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि सर फला इंस्टीट्यूट ने हमसे पैसे ले लिए, हमें पूरा कोर्स नहीं कराया। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम क्या इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहे इसमें। हाँ, हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर को लेकर पूरे प्रतिबद्ध हैं, लेब असिस्टेंट को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम एचपीएससी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और डेली टॉपिक वाइज, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, तो आज अपन साथियों जो जून 2024 का जो पेपर था ना, जो अभी पेपर हुआ था जिसमें 13 तारीख लास्ट थी, जिसमें आपत्तियां दर्ज हो गई, उस पेपर को तो अपन ने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि वो लास्ट दिन था, ज़रूरी भी था। कुछ विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर वो पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भी कौन से क्वेश्चन में आपत्ति लग सकती है। तो उसको तो अपन ने क्या है, यूनिट वाइज नहीं करके एक साथ ही पूरा का पूरा डिस्कस किया था। लेकिन अब जो पेपर है अपन सारे वो 2024 से पीछे चलते जाएंगे, 2024 फिर 23 फिर 22 के उस हिसाब से चलते जाएंगे और यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज जो अपन ने अभी जून में जो रद्द हुआ था पेपर, सबसे पहले उसी पेपर को लिया है हमने। उस पेपर में भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट का आज अपन पूरे के पूरे
प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या है कि रद्द हुआ था उस पेपर में 11 क्वेश्चन मोर्फोलॉजी से थे। आज अपन उन पूरे 11 क्वेश्चन को डिटेल से प्रत्येक ऑप्शन को खोलते हुए डिस्कस करेंगे, ताकि आपका उसके दाएं बाएं की भी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला उसमें क्वेश्चन था, उसमें उच्चावच दे रखे थे और उच्चावच को कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना था, यानी सबसे पुराने से लेकर नए तक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी क्वेश्चन है उनमें कई बार क्या है कि क्वेश्चन इतना ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ा दिखता है सामने तो ऐसे थोड़ा सा अपन घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं उस प्रश्न में। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप नवीन वलित पर्वत के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान था, नॉलेज था, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। क्योंकि हो सकता है आपको आइडिया साइबेरियन शील्ड का नहीं होगा, वोस्टेज पर्वत का नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज को तो समझते होंगे कि एटलस पर्वत है वो अपना नवीन वलित पर्वत है, जिसमें जो टर्सरी काल के अंदर जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिनको अपन अल्पाइन पर्वत कहते हैं, उन पर्वतों में एटलस हो गया, आल्प्स हो गया, हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, ये जो सारे पर्वत थे उनमें एक एटलस भी था। और अपन को क्या है, पुराने से नए की ओर उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा, एटलस होगा। अब इसमें डी एकमात्र ऑप्शन में दे रखा है और किसी में डी नहीं है, तो इससे आपका क्वेश्चन तो सही हो जाता, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि भविष्य में एग्जामिनर उनको थोड़ा आगे पीछे भी कर दे, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साथियों, साइबेरियन शील्ड इसमें सबसे पुराना है, जो लगभग 2.5 अरब के आसपास पुराना है। और उसके बाद अगर बात करें स्कैंडिनेवियाई जो उच्च भूमि है वो उसके बाद है। और इसके बाद वोस्टेज पर्वत हैं जिनका मेसोजोइक काल में निर्माण हुआ था। और जो स्कैंडिनेवियाई जो उच्च भूमियां हैं इनका निर्माण पेलियोजोइक में हुआ था, पेलियोजोइक जो काल था उसमें हुआ था। और सबसे पुराना जो है वो है अपना साइबेरियन शील्ड। शील्ड जितने भी थे वो सब पुराने ही थे, ठीक है। अगर शील्ड आ जाए तो आप ये मान लेना कि ये पुराना ही होगा, और जिसमें साइबेरियन शील्ड तो बहुत पुराना है, ठीक है। इस प्रकार इनका क्रम था। तो सबसे पुराना हो जाएगा साइबेरियन यानी सी, उसके बाद हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा वोस्टेज पर्वत ए, और फिर डी एटलस पर्वत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर भविष्य में ये सवाल दोहराया जाए और इसके ऑप्शन अगर आपको उल्ट पुल्ट भी कर दिया जाए तो भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल था, निम्नलिखित शहरों में से सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्र में स्थित है, यानी जो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है उसको देखना था। तो इसमें एक ऑप्शन दिल्ली दे रखा है, एक जयपुर, एक भोपाल और एक पुणे। अब क्या है साथियों, अपना जो भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के विभाजन की बात करें तो पूरे भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जिसमें जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। इन 4 जोन में पूरे भारत को विभाजित किया गया है। अब जो जोन नंबर 5 है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है और इसी क्रम में घटता हुआ है, ठीक है। जोन 2 नंबर जोन है यानी सेकंड जोन है वो सबसे कम संवेदनशील है, ठीक है। अब आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, इस मैप में देखते हैं अपन, दिल्ली, जयपुर, भोपाल और पुणे 4 शहर दे रखे हैं। अब जो ये रेड जोन में आपको दिख रहा है, रेड जोन है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूकंप के लिए, जो 5 नंबर जोन है। अब आप यहां पर दिल्ली को देखिए, यहां दिल्ली को देखिए, दिल्ली जोन नंबर 5 में आता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा क्षेत्र है। उसके बाद अगर अपन बात करें जयपुर की, भोपाल और यहां पर महाराष्ट्र में पुणे,
ठीक है। तो अब जयपुर और जो भोपाल है वो तो जोन नंबर 2 में आते हैं, जो सबसे कम संवेदनशील में है। और ये जो पुणे है वो जोन नंबर 3 में आता है, क्योंकि येलो कलर में आप देख सकते हो यहां पर। तो इस क्वेश्चन का क्या डिमांड थी? क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा क्षेत्र है, तो इसमें दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार मैप के साथ ये थोड़े से चारों जोन है उनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि सेल मलवा ढाल आनुवंशिक रूप से कौन सा ढाल है? सेल मलवा ढाल यानी टेल स्लोप का बारे में पूछा गया है। तो देखो साथियों, जो उत्पत्ति के आधार पर ढाल है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, इसमें पहला जो होता है विवर्तनी की ढाल, दूसरा होता है अपरदनात्मक, तीसरा होता है संचयन ढाल, जिसको डिपोजिशनल भी कहते हैं और इसको कई बार एग्रीडेशनल भी लिखा आता है। ठीक है, अब जो विवर्तनी की ढाल होते हैं वो जो अंतर्जात बलों से जो हलचलें पैदा होती है, जिनसे वलन बनते हैं, उनके जो ढाल होते हैं ना, वो ढाल होते हैं विवर्तनी की। और अपरदनात्मक जैसे नदी, हिमनद, वायु, ये जो अपरदनात्मक कारक होते हैं ना, ये इनके द्वारा जिन ढालों का निर्माण होता है, जिस जो भी मतलब स्थला करती है उसका लगातार ये जो अपर्दन करते रहते हैं, उससे जो ढाल का निर्माण होता है उसको अपरदनात्मक ढाल कहते हैं। संचयन जो निक्षेपण के द्वारा जिन ढालों का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे जलोढ़ हो गए, हिमोड हो गए, ये क्या है? अपने आप में एक निक्षेपण ही तो है। निक्षेपण से जिनका ढाल, जैसे बालू का स्तूप हो गए, तो ये क्या आते हैं? संचयन ढालों में आते हैं। कई बार ज्वालामुखियों से जो निःसृत पदार्थ होते हैं उनका जमाव हो जाता है, उनके भी ढाल होते हैं, वो संचयन में आता है। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि सेल मलवा ढाल कौन सा है आनुवांशिक रूप से, तो इनमें साथियों जो एग्रीडेशनल ढाल है वो हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि सेल मलवा, मलवे का जो ढाल है, मलवा जमने से जो ढाल बना है वो क्या है? विवर्तनिक में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो भूसंचलन से निर्मित होते हैं ढाल। ज्वालामुखी भी नहीं होगा, अपरदनात्मक भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा? यही तो बचा एक राइट। तो ये चौथे नंबर का जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर ढाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, विवर्तनिकी, अपरदनात्मक और संचयन ढाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि वृत्त क्षरण के निम्नांकित प्रक्रमों को मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी मास वेस्टिंग के आधार पे मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित करना है। अब अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंख प्रवाह, मृदा सर्पण, मृदा का सरकना और भू प्रवाह। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो ये ज़्यादा आपके लिए परेशान करने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो तेज गति होती है वो पंख प्रवाह की होती है। हालांकि पंख प्रवाह ए लास्ट में 2 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो अपन को इसको मैप, इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार डायग्राम है, अगर एक बार भी इस डायग्राम को आप अच्छे से कर लेते हो तो इस टाइप के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। अब इसमें डायग्राम में क्या दे रखा है? यहाँ ड्राई दे रखा है, यहाँ वेट दे रखा है। अब क्या है कि मंद गति से तीव्र संचलन की बात आती है। मंद गति उनकी होती है जिनमें क्या है, जल की मात्रा कम होती है, और जल की मात्रा कम होगी तो उनको चिकनाई कम मिलेगी, जिसकी वजह से वो बहुत धीरे सरकेंगे। और अगर उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, तो वो तेज
गति से आगे बढ़ेंगे, उनकी गति तेज होगी, उनमें तीव्र संचलन होगा। अब जिसमें भी पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो तीव्र संचलन में आएगा। अब देखो यहाँ पे सोइल क्रीप दे रखा है, इस साइड आपको देख पा रहे होंगे स्लो लिख रखा है, यहाँ पे फास्ट लिख रखा है। अगर इस दिशा से यूं आगे बढ़ेंगे तो इनकी गति बढ़ रही है, अगर यहां से अपने ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब उसमें जल की मात्रा है वो बढ़ रही है। अब सोयल क्रीप दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें तो टेल्स क्रीप दे रखा है, जिनमें क्या है, जिनकी जो गति होती है वो मध्यम होती है लेकिन ड्राई होते हैं, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। सोयल क्रीप में भी पानी की मात्रा भी कम है और गति भी स्लो है। रॉक स्लाइड है, उसके अंदर क्या है, जल की मात्रा भी कम है और इसकी स्पीड है वो तेज है, यानी तीव्र संचलन में आएगा। उसके बाद अगर बात करें सोलिफ्लेक्शन की तो उसके अंदर क्या है, इसकी स्पीड भी कुल मिला के देखें तो एकदम स्लो भी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है उससे, अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो डायग्राम में। और इसके अंदर थोड़ी सी जल की मात्रा ज़्यादा है, इसकी वजह से तो इसका तीव्र संचलन हो गया। आगे अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो इसके अंदर गति तो लैंडस्लाइड की तेज होती है लेकिन पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है, ठीक है। फिर आएगा अर्थ फ्लो, फिर मड फ्लो। मड फ्लो की सबसे तेज गति होती है, जल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा था, यही तो दे रखे थे चारों, सोयल क्रीप, सोलिफ्लेक्शन, अर्थ फ्लो और मड फ्लो, चारों दे रखे थे। ये देखो मड फ्लो सबसे तेज हो जाएगा, उससे पहले क्या होगा, अर्थ फ्लो होगा, यानी ए डी, और फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा बी सोलिफ्लेक्शन, मृदा सर्पण, और फिर मृदा का सरकना यानी सोयल क्रीप। आपने देखा ही होगा यहाँ सोयल क्रीप की सबसे गति कम है, स्लो है। अब जो आप देख पा रहे होंगे ये जो पंख प्रवाह है और ये जो भू प्रवाह है, इनको अपन तीव्र संचलन में शामिल करते हैं और इन दोनों को अपन मंद संचलन में शामिल करते हैं। अब ये जो पंख प्रवाह है और ये जो भू प्रवाह है, ये अपने आप में एक वर्गीकरण है, जिन विद्वान का नाम था उनका सारप। सारप के वर्गीकरण के अनुसार जो तीव्र संचलन के अंदर इन दो चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें एक तो हो गया पंख प्रवाह, अगर कोई पर्टिकुलर विद्वान के अनुसार पूछ ले आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पंख प्रवाह, और दूसरा हो गया भू प्रवाह। ये सारप मोद्य का एक वर्गीकरण है, ठीक है। बाकी आपके ये चीजें समझ में आएगी कि कौन कौन से मंद प्रवाह में और कौन से तीव्र में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नांकित में से सही कथनों का चुनाव करना है। सागर नीतल प्रसरण याद आया कुछ, हेरी एस मोद्य का सिद्धांत था या संकल्पना थी, कौन से सन में, 1960 में दी थी। तो उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो पहला कथन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सागर नीतल को पृथ्वी की सतह का नवीन और अल्पकालिक लक्षण माना गया था, ठीक है। किंतु सागर नीतल प्रसरण से सिद्ध हुआ कि वे पुराने और स्थायी है। नहीं नहीं नहीं, पुराने और स्थायी नहीं है। सागर नीतल प्रसरण से ही तो पता चला था कि जो सागर तल की चट्टानें हैं वो क्रिटेशियस युग से तो पुरानी है ही नहीं, और ज्यादातर जो है वो तो टर्सरी काल के बाद की है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वाइन और मैथ्यू ने अवसाद की आयु और मोटाई के विश्लेषण के आधार पर इस सिद्धांत का परीक्षण किया था, एकदम सही बात है। 1960 में तो ये सिद्धांत आता है, लेकिन 1963 में वाइन और मैथ्यूज दोनों मिलकर इस सिद्धांत का परीक्षण करते हैं। केवल आयु और मोटाई नहीं, वो कई तरीके से चुंबकीयता के आधार पर भी करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कटकों से दूर और अवसाद की बढ़ती हुई आयु और मोटाई सागर नीतल प्रसरण का एक प्रमाण है, सही बात है एकदम, ठीक है। 2 नंबर लास्ट अगर ऑप्शन की बात करें, पूरा चुंबक तो इसके पक्ष में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रमाण है, ये भी बात एकदम सही है। इसका मतलब बी, सी और डी तीनों कथन
सही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला सवाल था कि हवाई का किला हुआ सक्रिय ज्वालामुखी किस में स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा कठिन सवाल नहीं था अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि जो हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप प्लेटों के किनारे पे नहीं अवस्थित है, ये प्लेटों के बीच में है। जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं ना, वो हॉटस्पॉट क्षेत्र का भाग है हवाई द्वीप। तो प्लेटों के किनारे का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर हवाई द्वीप पे कोई ज्वालामुखी है तो इसमें क्या है, तीन ऑप्शन तो सीमा के ही दे रखे हैं, अभिसारी सीमा, अपसारी और महासागरीय। महासागरीय प्लेट, अभिसारी सीमा, तीनों ही नहीं होंगे। चौथा ऑप्शन एक ही तो बचता है, मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम इसमें सही हो जाएगा। अब मेंटल प्लूम होता क्या है, देखिए इस डायग्राम में देखिए आप, ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है। ये प्लेट भारी होने की वजह से इसके नीचे जा रही है, ये तो प्लेटों का किनारा है अभिसारी। इधर भी आप देख पा रहे होंगे ये प्लेट नीचे जा रही है, ये तो प्लेटों का किनारा है। लेकिन हवाई द्वीप यहाँ पे है प्लेट के बीच में, आप देख पा रहे होंगे हॉटस्पॉट क्षेत्र। अब मेंटल प्लूम क्या होता है, जो मेंटल के अंदर जो मैग्मा होता है ना, वो पिघल कर जब ऊपर की तरफ आता है किसी प्लेट के बीच में से, तब उसको क्या है, मेंटल के अंदर क्या बोलते हैं, जो एक नली सी बनती है मैग्मा की, उसको बोलते हैं प्लूम। ठीक है, और इसी मेंटल प्लूम की वजह से हवाई द्वीप का निर्माण हुआ है, और इसके ऊपर जो भी ज्वालामुखी है वो इसके ही परिणाम है। तो ये मेंटल प्लूम होता है। अब देखो ये सवाल हवाई द्वीप का पूछा उस पेपर में, और जो बाद में पेपर हुआ रद्द होने के बाद, उसमें भी हवाई द्वीप से संबंधित एक सवाल पूछा। वो पूछा था लोहित द्वीप के बारे में। लोहित द्वीप की स्थिति कहाँ है हवाई द्वीप में, दक्षिण पूर्व में थी, क्योंकि लोहित द्वीप पे नाम दिया गया है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि सागर तल के ऊपर एक द्वीप पे निकल कर बाहर आ रहा है, जिसको लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन नामकरण अभी उसी का कर दिया गया, जिसको लोहित द्वीप कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं रिलेटेड, क्योंकि एग्जामिनर ने जल्दबाजी में पेपर बनाना था तो क्वेश्चन को वहीं इर्द गिर्द ही घुमा दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही कर दिए। एक दो क्वेश्चन तो अभी आप अपन मॉर्फोलॉजी में भी देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन सी भौगोलिक अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति से प्रेरित है। ठीक है, तो इसमें हैरियस का सागर नीतल नहीं है, हेटनर की कोरोलॉजी क्षेत्रीय विभेदन ये भी नहीं है, गोल्ड एवं वाइट का मेंटल मैप नहीं है, ये भी व्यवहारवाद से संबंधित है। तो बचा क्या, बचा एकमात्र डेविस का अपर्दन चक्र, जो को पूरा का पूरा डार्विन की इस प्रजातियों की उत्पत्ति से प्रेरित था। अब देखा आपने एग्जामिनर का दिमाग, जो रद्द हुआ था इस पेपर में तो सवाल इस तरह से आया है, और जो बाद में पेपर हुआ उसमें क्या पूछ लिया, उसमें पूछ लिया कि डेविस का अपर्दन चक्र किससे प्रभावित है, जिसमें ऑप्शन डार्विन दे रखा था, तो उसमें राइट आंसर डार्विन होता। सवाल वही है, थोड़ा उल्टा पूछ लिया इसको घुमाकर। ठीक है, समझ आ गया। हेरियस का सागर नीतल 1960 में आता है। एटनर कोरोलॉजी जो क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बाद में, जिस पे हार्टसन मोदी खूब काम करते हैं अमेरिका में। ठीक है, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किताब लिखते हैं। गोल्ड और वाइट को भी जान गए होंगे। मेंटल मैप की संकल्पना दी थी मानसिक मानचित्र की, जो किससे रिलेटेड थी, व्यवहारवाद से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, चलें आगे। अगला सवाल है कि मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप प्लेट परिवेष्टन सीमा से संबद्ध है। ठीक है, कौन सी प्लेट से अभी मैक्सिको, तो अब नीचे मैप देखो आप,
समझ आ जाएगा आपको। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन है। मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको यहाँ है बीच में। तो इसके पास में कौन सी प्लेट है? ये कोकोस प्लेट। इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका के बराबर में जुआन डी फूका, यहाँ साउथ अमेरिका के बराबर में नाजका प्लेट, इधर ये पैसिफिक वाली हो गई। तो अपने को पूछा गया प्रश्न में मैक्सिको से संबद्ध कौन सी प्लेट है, तो ये कोकोस प्लेट हो गई। ठीक है, इधर कैरिबियन प्लेट है, यही क्वेश्चन की डिमांड है। मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट, तट भी पूछा है इधर वाला। अगर इधर वाला तट पूछ लेता तो कौन सी होती? कैरेबियन हो जाती। तो इसमें कोकोस से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनकी लोकेशन आपने देख ही ली। नाजका की दक्षिण अफ्रीका के बराबर है, जिसमें क्या हो रहा है? दक्षिण अमेरिकी प्लेट और इसका टकराव हो रहा है, विषारी सीमा है, जिससे क्या होता है? एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है। जुआन डी फूका जो उत्तरी अमेरिका के प्लेट के बराबर में है, और उत्तरी अंटार्कटिक आप जान ही गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चले नेक्स्ट। अगला सवाल है कि अक्षीय तल की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित वलनों यानी फोल्ड को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से दे रखे हैं? पहला असममित, दूसरा प्रतिवलन, तीसरा परिवलन और चौथा सममित वलन। ठीक है, चलो मैप डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा है? क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर, यानी क्षैतिज क्या होता है? यूं, क्षैतिज यूं और ऊर्ध्वाधर यूं। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर की ओर पूछा है। तो अब आप ये वलन देख सकते हो, ये चारों वलन वही है। परिवलन, प्रतिवलन, असममित और सममित। ठीक है, तो अब क्षैतिज आप देख पा रहे हो, जब दोनों तरफ से संपीड़न बल बहुत ज्यादा लगता हो तो उससे क्या होगा? दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हो जाएगी, यानी क्षैतिज हो जाएगी। उससे कौन से वलन बनेंगे? परिवलन। अगर थोड़ा सा कम, भुजाएं तो दोनों समानांतर हैं पर ज्यादा झुकी हुई नहीं है, उससे कौन सा बनेगा वलन? प्रतिवलन। अगर भुजा का एक कोण ज्यादा है और एक थोड़ा कम है तो उससे कौन सा? असममित। अगर दोनों तरफ से बल दोनों बराबर लग रहा है, यानी संपीड़न बल बराबर लग रहा है, तो कौन सा वलन बनेगा? सममित वलन। तो वो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा एकदम। ठीक है, तो ये क्रम पूछा था। अब आप ऑप्शन में देख लो ये क्रम, पहले कौन सा आएगा? परिवलन, सी, फिर कौन सा आएगा? प्रतिवलन, फिर ए असममित और फिर सममित। इसका मतलब राइट कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश की अपन ने। चले नेक्स्ट। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। ठीक है, प्रक्रम दे रखा है नदी, समुद्री तरंगे, सरिता यानी जलीय, हिमानी, परिहिम नदी है। ठीक है, और इधर भू आकृति दे रखी है। टोम्बोलो, टोम्बोलो किससे है? समुद्री तरंगों से, नदी से, संरचनात्मक सोपान। अब अपन इनकी साथ साथ में क्या देख लेते हैं, साथ साथ में थोड़ी सी इनकी इन भू आकृतियों को देख भी लेते हैं। ये देखो टोम्बोलो, ये टोम्बोलो है। यहाँ ये कोई आइलैंड है, ये समुद्री तट है।
या निर्माण नहीं हुआ है अभी टोम्बोलो का, इसमें थोड़ा सा स्पिट बनी है। उसके बाद जब ये स्पिट आपस में जुड़ जाती है, देखो आपको पूरा दिखाता हूं मैं, ये स्पिट आपस में जुड़ गई, तब यहां जाकर क्या हुआ है, ये टोम्बोलो का निर्माण हुआ है। ये आप देख पा रहे हो ना, ये भाग जो इस द्वीप को, आइलैंड को इस तट से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, टोम्बोलो। ठीक है, किससे निर्माण होता है, समुद्री तरंगों से। ये है परिमानी से पिंगो। पिंगो जो पहाड़ियां होती है, ये ज्यादातर अलास्का में, कनाडा में, उस क्षेत्र में पाई जाती है। ये परिमानी से इनका निर्माण होता है। और ये आउटवास प्लेन, हिमानी दोत मैदान कहते हैं जिनको, हिमनद से जिनका निर्माण होता है। ठीक है, ये देखो आप, ये पूरा का पूरा आउटवास प्लेन है। और ये जो नदी द्वारा, ये आप देख पा रहे होंगे नदी जा रही है, क्या है कि इसमें कठोर चट्टान, उसके बाद मुलायम चट्टान, फिर कठोर चट्टान, इस तरह से क्या है चट्टानों की लेयर पाई जाती है, जिसमें जो मुलायम चट्टान होती है वो कट जाती है, उसका अपरदन हो जाता है, जिससे क्या बनता है, ये संरचनात्मक सोपान। आप देख पा रहे हो सीढ़ियां, जिस तरह से अपनी सीढ़ियां होती है ना, उस तरह से। तो इसमें क्या होगा, ए में संरचनात्मक हो जाएगा, ए में 3 नंबर, ए में 3 समुद्री तिरंगे टोम्बोलो, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आगे। अगला सवाल है, डेविस और पैंग के भूआकृतिक चक्रों के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। सही कथन पहचान करने हैं डेविस और पैंग के जो साइकिल थे उनको, उनके संदर्भ में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि डेविस ने नदीय प्रक्रम के अपरदन चक्र को अपरदन का सामान्य चक्र कहा। राइट बात, एकदम सही बात है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, डेविस ने गिलबर्ट द्वारा प्रस्तावित आधार तल और पवेल द्वारा प्रतिपादित प्रवणित सरिताओं की संकल्पना का प्रयोग किया तथा उद्विकासी पैराडाइम को लागू किया। ना जी, गलत है, क्योंकि जो आधार तल की संकल्पना थी वो पवेल की थी, गिलबर्ट की नहीं थी। और गिलबर्ट की जो था वो प्रवणित सरिताओं की संकल्पना थी। ये उल्टा दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उससे आगे है कि पैंक मॉडल के समरूपी दृश्य भूमि विकास के चरण द्वितीय उपचरण में निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है और सापेक्ष ऊंचावच में भी इसी दर से वृद्धि होती है। ना जी, निरपेक्ष ऊंचाई में तो वृद्धि होती है, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन सापेक्ष ऊंचावच में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि घाटी का जितना नवीनीकरण होता है, जितनी घाटी का नीचे नदी अपरदन कर रही होती है, गहरा कर रही होती है, उतना ही ऊपर पहाड़ी की जो चोटी है उससे भी अपरदन हो रहा होता है। तो ये कटाव की दर जब समान होती है ना, तो उससे क्या है, ऊंचावच सापेक्ष ऊंचावच है वो एकदम स्थिर रहेंगे, उनमें वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिख रखा है कि उसी दर से वृद्धि होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि डेविस ने ढाल पतन की अवधारणा का प्रयोग किया। सही बात है, अभी डेविस ने ढाल पतन का किया था, पैंक ने ढाल प्रतिस्थापन का और किंग ने ढाल के समानांतर निवर्तन का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है। इसका मतलब इसमें ए और डी सही है, ए और डी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिला के अपने 11 सवाल थे आज। ये भूआकृति विज्ञान से अपने 11 सवाल थे। अब टोटल क्या है, 100 क्वेश्चन है। अपन क्या है, यूनिट वाइज करेंगे। आज अपन ने भूआकृति विज्ञान के कंप्लीट कर लिए, प्रत्येक ऑप्शन को भी देख लिया, राइट आंसर भी देख लिया। थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट किसी और यूनिट के साथ मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथी।